The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिस के ऊपर फोकस किया, जहां पर आपने पढ़ा कि ऑपरेटर अलजेब्रा क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, हर्मिटिसिटी क्या होती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है। इन सब बेसिस को कवर करने के बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन थे जिनकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। और अभी तक आप लोग पार्टिकल इनबॉक्स मॉडल को पढ़ चुके हो, 1D के लिए भी, 2D के लिए भी और 3D के लिए भी। उसके बाद आपने पढ़ा रिजिड रोटर मॉडल, जिसको आपने अगेन 2 मॉडल के थ्रू पढ़ा। एक आपने पढ़ा स्फेरिकल हार्मोनिक मॉडल और एक आपने पढ़ा रिंग मॉडल। उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त हमने देखा कि आखिर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। और जब हम लोगों ने रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ग्राफ प्लॉट किए तो हम लोग एक पोजीशन पे पहुंच गए थे जिसको आप लोग बोलते हो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग अपनी क्लास को बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए थे CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर या फिर IIT जैम के अंदर। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 35 of quantum chemistry। और अभी तक हम लोग 34 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस वीडियोस देखना, क्योंकि एक सीरीज के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आप भी सीरीज के अंदर पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगी और ज़्यादा अच्छे से आप लोग उसको याद भी कर पाओगे। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उसके बाद आपको सीधा जाना है RJ अकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहे थे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, और वहां से हम लोग पहुंचे थे एक नई प्रिंसिपल के ऊपर, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल के ऊपर, कि आपका इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम के ऊपर अपने 2s ऑर्बिटल के अंदर भी रह सकता है और 2p ऑर्बिटल के अंदर भी रह सकता है। और यही चीज आप लोग अपने बाकी सभी ऑर्बिटल्स के लिए भी बोल सकते हो, बाकी सभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए भी बोल सकते हो। तो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, एक बार दोबारा से उसको पढ़ देता हूं ताकि आपके पास यहाँ पर रिवीजन हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बिना आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। द स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम इनटू कंसिडरेशन। इस लाइन को मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से समझाया था। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज लास्ट लेक्चर को दोबारा से फॉलो कर सकते हो। द वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा पास, साई इज इक्वल टू C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3 एंड सो ऑन। जितनी भी उस सिस्टम के पास स्टेट होंगी वो सारी की सारी पॉसिबल स्टेट्स आपको लेनी पड़ेगी, उनका लीनियरली कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा। इसको आप लोग क्या बोलते हो, एक सुपरपोजिशन वेव फंक्शन बोलते हो। वेयर psi1 psi2 एंड psi3 आर द पॉसिबल स्टेट्स दैट मे बी अटेन्ड बाय द सिस्टम एंड C1 C2 C3 आर द कोफिशिएंट दैट जनरली डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग अ पर्टिकुलर स्टेट बाय दैट सिस्टम। अब यहां पर जो ये C1 है, ये C1 आपको बताएगा कि इस सिस्टम के पास ये psi1 स्टेट की होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है। इस C2 आपको बताएगा कि इस सिस्टम के पास इस psi2 स्टेट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है। सेम आप लोग C3 के लिए बोल सकते हो, C4 के लिए बोल सकते हो, लेकिन ये एज सच डायरेक्टली आपको नहीं बताएंगे। जैसे psi आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बताता, लेकिन अगर आप लोग इस psi का स्क्वायर कर दो तो ये आपको प्रोबेबिलिटी देता है। सेम उसी तरीके से ये C1 आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अगर आपने इस C1 का स्क्वायर कर दिया तो ये C1 का स्क्वायर आपको बताएगा कि आपके सिस्टम के पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट स्टेट के अंदर रह सके। अगर आपने C2 का स्क्वायर किया तो C2 का स्क्वायर आपको बताएगा कि जो आपका सिस्टम है वो psi2 वाली स्टेट के अंदर रहने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप लोग कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो अलग अलग स्टेट के लिए, और कैसे आपके पास यहां पर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया है, लेट अस कंसीडर ए सुपरपोजिशन फंक्शन psi कंटेनिंग ऑफ 2 ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन psi1 एंड psi2।
2। आप लोग यहाँ पर क्या लेकर चलो कि आपके पास एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जिसके पास दो पॉसिबल स्टेट है, साई 1 उसके पास पॉसिबल स्टेट है और आपके पास क्या है यहाँ पर एक फाई 2 है, फाई 1 है और उसके पास क्या है फाई 2 है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट भी ले लिए हैं C1 प्लस और C2 मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस C1 और C2 से आप लोग कैसे प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि जो आपने यहाँ पर फंक्शंस लिए हैं फाई 1 और फाई 2 आपके पास कैसे हैं, ऑर्थो नॉर्मल सेट है। अब इसको मैंने ऑर्थो नॉर्मल सेट क्यों बोला है, क्योंकि ये जो आपके पास दोनों फंक्शन हैं ये ऑर्थोगोनैलिटी को भी फॉलो करेंगे और नॉर्मलाइज कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। इसका मतलब अगर आपका फाई 1 नॉर्मलाइज है तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 स्टार इंटू में फाई 1 डी आपके पास क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अगर आपका कोई भी फंक्शन साई आपका नॉर्मलाइज होता है तो आप लोग क्या करते हो, इसके कॉन्जुगेट को आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर इंटीग्रेट करते हो वॉल्यूम एलिमेंट के साथ, तो कितना आपके पास 1 निकल कर आता है कि आप लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ओवर एंटायर एरिया उसके पास क्या होनी चाहिए 1 के बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है, तो अगर आपका फाई 1 नॉर्मलाइज है तो उसके साथ ये भी वैल्यू क्या होगी आपके पास ट्रू होगी। और अगर आपका फाई 2 भी नॉर्मलाइज हो आप लोग क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ फाई 2 का कॉन्जुगेट इनटू में फाई 2 डेटा प्लस क्या होने वाला है यहाँ पर 1 के बराबर होने वाला है। उसके बाद आपके पास जो दो फंक्शन है फाई 1 और फाई 2 ये दोनों आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि फाई 1 फाई 2 डेटा का इंटीग्रेशन पास क्या होने वाला है 1 के बराबर होने वाला है। ऑर्थोगोनैलिटी को डिस्क्राइब करते हुए आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन होने चाहिए, फाई 1 होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए फाई 2 होना चाहिए। यानी कि ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी तभी पिक्चर में आती है जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं, और अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन हुए तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग सेट बोलते हो। तो मैं यहाँ पर क्या लेकर चल रहा हूँ, ऑर्थो नॉर्मल सेट लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जो लास्ट में लिखा हुआ था कि जो आपका साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 है, उसके अंदर जो आपके पास साई 1 है, जो साई 2 है, जो साई 3 है, ये सारे के सारे नॉर्मलाइज्ड भी होते हैं और ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर क्या होने वाले हैं, तो नॉर्मल होने वाले हैं। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 साई 2 डी टाउ भी 0 होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ साई 2 साई 3 भी डी टाउ भी 0 होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 साई 3 का डी टाउ भी आपके पास क्या होने वाला है 0 होने वाला है। इस चीज को आपको समझकर ही चलना पड़ेगा। यहां पर आपके पास कुछ फंक्शंस थे, यहां पर जो आपके पास है साई 1 है और ये साई 2 है, ये साई 3 सारे कैसे होंगे आपके पास ऑर्थो नॉर्मल सेट होंगे अगर ये साई आपके पास क्या है यहाँ पर सुपर पोजिशन आपके पास वेव फंक्शन है। तो इस चीज का अब आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स को करते वक्त। जितनी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई अभी इंटीग्रेशन से बताए हैं, ये इंटीग्रेशन आपको हर वक्त याद होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साई इज नॉर्मलाइज्ड ओनली व्हेन। अगर आप लोग बात करते हो अपने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपके पास क्या है, साई इज इक्वल टू C1 फाई 1 प्लस का C2 फाई 2। अब मैं बात कर रहा हूं इस साई की, ये साई आपका नॉर्मलाइज तभी हो पाएगा जब आपका इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इंटू साई इंटू मीडियम पास क्या होता है 1 के बराबर होता है। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। अगर ये 1 के बराबर आया तो ये साई नॉर्मलाइज है, बट अगर ये 1 के बराबर नहीं आया है तो आपको क्या करना पड़ता है, जिसके बराबर आया है उसको उल्टा करो, उसके ऊपर रूट लगा दो और उसको क्या कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या निकल जाती है, नॉर्मलाइज वाली कंडीशन भी निकल जाती है। वो चीजें आप लोग क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। तो यहां पर पास साई क्या है, C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2। तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, साई स्टार इंटू में साई की जगह मैंने क्या कर दिया, साई स्टार की वैल्यू को पुट कर दिया और साई की वैल्यू को पुट कर दिया। साई स्टार आपके पास क्या हो जाएगा, C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2 के ऊपर स्टार इंटू में C1 फाई 1 प्लस D2 फाई 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा, इंटू में डी टाउ इज इक्वल टू 1। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, C1 फाई 1 को आप लोग क्या करो, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप लोग क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आप लोग C2 फाई 2 के स्टार को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि आपके पास क्या आ जाएंगे, 4 इंटीग्रल्स आ जाएंगे। वो चारों के चारों इंटीग्रल्स मैंने यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको प्लीज मल्टीप्लाई कर देखा करो ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप लोग कैसे इन चीजों को प्रूव कर रहे हो। उसके बाद C1 आपके पास कांस्टेंट होता है, C2 आपके पास कांस्टेंट होता है, तो C1 स्टार भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, C2 स्टार भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर ये सारे कांस्टेंट आपके इंटीग्रल से बाहर निकल जाएंगे तो आपके पास एक ऐसी टर्म बन जाएगी जिसके अंदर आप लोग अपने ऑर्थो नॉर्मल सेट को यूज कर इसको एक्सपेंड कर सकते हो। कांस्टेंट बाहर निकल गए, C1 स्टार बाहर निकल गया, C1 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 का स्टार इंटू फाई 1 डी टाउ। अब ये आपके पास क्या है, फाई 1 आपके पास क्या है, नॉर्मलाइज फंक्शन, यानी कि आपके पास ये क्या आने वाला है, 1 के बराबर आने वाला है। सेम उसी तरीके से जो बाकी आपके पास 4 इंटीग्रल्स बनेंगे, इसमें आपके पास ये क्या है, नॉर्मलाइज वाली कंडीशन है, पास ये 1 के बराबर आएगी। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ऑर्थो नॉर्मल है। फाई 2 का स्टार फाई 1 क्या होना चाहिए, ऑर्थो नॉर्मल, यानी कि इसका इंटीग्रेशन डेटा से क्या आएगा, 0 आएगा। सेम उसी तरीके से फाई 1 का स्टार इंटू फाई 2 आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो बेसिकली आपके पास क्या बच गया, C1 इंटू में C1 का स्टार प्लस 0 लगाऊंगा इसके लिए, प्लस 0 लगाऊंगा इसके लिए, प्लस C2 स्टार इंटू में C2 इज इक्वल टू 1। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, C1 स्टार इंटू C1 प्लस C2 स्टार इंटू C2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और अगर आपके साई को नॉर्मलाइज्ड होना है तो उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई भी सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो फंक्शन गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड है या फिर नॉर्मलाइज्ड नहीं है। कैसे चेक करोगे, जो आपके पास कांस्टेंट होगा उनका स्क्वायर कर क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर 1 के बराबर आ रहा है तो आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, बट अगर नॉर्मलाइज्ड
नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको उल्टा करो, रूट लगाओ, अपने फंक्शन मल्टीप्लाई कर दो, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोफिशिएंट्स रियल ही होते हैं, तो हम लोग रियल का फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, C1 आपका C1 स्टार के बराबर हो जाएगा, C2 आपका C2 स्टार के बराबर हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला के पास क्या बन जाएगा, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन देकर चलता है तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि वो नॉर्मलाइज्ड है या फिर वो नॉर्मलाइज नहीं है। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ में नॉर्मलाइज गिवन भी होगा, कुछ में हम लोग करेंगे, तो आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस भी आज हो जाने वाली है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू स्टेट phi1 एंड phi2। अभी तक जो आपने फंक्शन बनाया था, आपके पास फंक्शन क्या था, साई इज इक्वल टू C1 phi1 प्लस का C2 phi2 था, यानी कि एक स्टेट आपके पास ये वाली होने वाली है, एक आपके पास ये वाली स्टेट होने वाली है। अगर आपको वन स्टेट की बात करनी है तो आपका phi1 नॉर्मलाइज होना चाहिए, यानी कि आपको इस C1 को आप साथ लेकर चलना है इस स्टेट के साथ। तो अगर आप लोग इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी देखते हो तो कैसे देखते हो, जिस भी आपके पास जो फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट लगा दो, इनटू में वो कर दो, फिर आप लोग क्या कर दो, डी टाउ कर दो, इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेट करके क्या कर दो, उसको 1 के बराबर कर दो। तो अगर आपको इस स्टेट का आपको प्रोबेबिलिटी देखनी तो कैसे देखते हो आप लोग, C1 इंटू में phi1 का मैंने क्या कर दिया, स्टार कर दिया, इनकी कॉन्जुगेट ले लिया, इंटू में C1 phi1 इंटू में डी टाउ लगा दिया, उसके क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेट कर दिया। ये वैल्यू आपको बताएगी कि आपके इस इलेक्ट्रॉन की या फिर किसी भी आपके पास क्वांटम पार्टिकल की इस स्टेट में रहने की पॉसिबिलिटी कितनी, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, P1 बोल रहा हूं। तो C1 स्टार और C1 आपके पास क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ये फंक्शन नॉर्मलाइज है तो ये आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू को 1 पुट कर दिया, तो आपका P1 क्या निकल जाएगा, C1 स्टार इंटू में C1 निकल जाएगा। सिमिलरली P2 क्या निकल जाएगा, C2 का स्टार इंटू में C2 निकल जाएगा। अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो P1 क्या आ जाएगा, C1 का स्क्वायर, और P2 क्या आ जाएगा, C2 का स्क्वायर। जो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके फंक्शन की किसी एक स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये बताता है उसका कोफिशिएंट थ्रू इट्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट अगर C1 है तो C1 स्क्वायर से आपको पता चलेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रहने के लिए। तो आपको यहां से ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको स्टेट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको C1 का स्क्वायर करना पड़ता है, अगर आपको स्टेट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको C2 का स्क्वायर करना पड़ता है। और एक फॉर्मूला से बन गया कि C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर आपके पास 1 होना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 ही होनी चाहिए। तो आपका सिस्टम स्टेट 1 के अंदर रहेगा या तो आपका सिस्टम स्टेट 2 के अंदर रहेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1 के बराबर, इसका मतलब C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर आपका 1 के बराबर होना चाहिए। C1 स्क्वायर बताएगा स्टेट 1 की प्रोबेबिलिटी, C2 स्क्वायर बताएगा आपकी स्टेट 2 की प्रोबेबिलिटी। और इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है CSIR नेट 2013 का। इस टॉपिक से अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो वो 4 मार्क्स का ही आएगा, और क्वेश्चंस के आने के चांसेस अब क्या है, बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है, द वेव फंक्शन साई ऑफ ए सर्टेन सिस्टम इज लीनियर कॉम्बिनेशन साई इज इक्वल टू 1 अपॉन में √4 phi1 प्लस √3 अपॉन में √4 इंटू में phi2, वेयर phi1 एंड phi2 आर एनर्जी आइगन वैल्यू नॉन डिजेनरेट E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम एनर्जी विल बी ऑब्जर्व टू बी E1। अब देखिए आपको यहां पर फंक्शन को देखना है, क्या फंक्शन आपको यहां पर गिवन है, 1 अपॉन में √4 phi1 प्लस √3 अपॉन √4 इंटू में phi2, यानी कि यहां पर आपने क्या किया हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस चीज को पढ़ते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कहां का है, सुपरपोजिशन का है। आपसे पूछा है कि आपके सिस्टम की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर वो कहां पर रहे, E1 स्टेट के अंदर आ जाए, E1 एनर्जी के अंदर आ जाए, और E1 एनर्जी आपके पास यहां पर कहां पर है, phi1 के अंदर है, यानी कि phi1 आपके पास कहां पर है, यहां पर है। यानी कि सिर्फ ये पूछा है कि phi1 स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और आपको पता है कि आपको उसके कोफिशिएंट का सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है। लेकिन ये स्क्वायर आपको तब चेक करना है जब आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या फिर नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को आपको हमेशा चेक करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पर पास C1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में √4, C2 के पास क्या है, √3 अपॉन में √4 है। तो मैं क्या करूंगा, इसके स्क्वायर को देखूंगा कि इसके बराबर आएगा, तो इसका स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4, ये क्या हो जाएगा पास 3/4, यानी कि 1 के बराबर आ गया। और अगर ये 1 के बराबर आ गया तो फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है, इसको आप लोग आगे यूज कर सकते हो। अगर आपको स्टेट 1 में रहने की पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करना पड़ता है, इसके कोफिशिएंट को स्क्वायर करना पड़ता है। 1 अपॉन में √4 का स्क्वायर क्या होने वाला है, पास 1 अपॉन में 4 होने वाला है। सी ऑप्शन 1 अपॉन में 4 है, 4 मार्क्स आपके। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, जो कि आपको देखते ही पता लग रहा है कि नॉर्मलाइज्ड है। उसके बाद आपको सिर्फ पहले कोफिशिएंट को स्क्वायर करना था, जिसके आपको मिल रहे हैं 4 नंबर। तो क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं इस टॉपिक से, क्वेश्चंस पूरी क्वांटम से बहुत इजी आते हैं अगर आपने पूरी क्वांटम ध्यान से पढ़ी होगी तो। उसके बाद आपको अभी तक ये बातें मैंने बताई है कि आपका जो साई 1 है वो आपका क्या हो जाएगा, C1 phi1 प्लस C2 phi2। साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड भी है, कंडीशंस आप लोगों को याद करना है कि नॉर्मलाइज्ड कब होगा, जब C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर आपके पास 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर नहीं होगा तो उल्टा करना है, रूट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। phi1 एंड phi2 पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, ऑर्थो नंबर होने, जहां से आपके पास ये 3 कंडीशन आई थी जिनका यूज मैंने किया था डेरिवेशन करते वक्त। अब आपको यहां से एक चीज और याद रखनी है कि अगर आपको इस सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के कोरस्पोंडिंग अगर आपको अपने ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ phi1 इंटू में आपको ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालो phi1 से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ phi2 इंटू में ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालो आप लोग phi2 से। अगर ये आपके पास एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है तो उसके
आपके पास क्या है, ये दो स्टेट है। इस स्टेट के अलग आपके पास एवरेज वैल्यूज आएंगी, इस स्टेट के आपके पास अलग एवरेज वैल्यू आएंगी। अगर आपको इस स्टेट की एवरेज वैल्यू चाहिए तो आप लोग क्या करने वाले हो, इसकी एवरेज वैल्यू इनटू में इसकी प्रोबेबिलिटी P1, इसकी एवरेज वैल्यू इनटू में इसकी प्रोबेबिलिटी P2, और इस तरीके से आप लोग क्या निकालते हो, अपने ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकाल लेते हो इस साई के कोरस्पॉन्डिंग। इस फॉर्मूले को भी आज यूज करेंगे, इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले देख लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है। मैंने इसको यहां पर अलग से लिखा भी हुआ है, ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग टू फंक्शन साई मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल स्टेट इन द सुपरपोजिशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल स्टेट। अगर आपको साई के कोरस्पॉन्डिंग अपने ऑब्जर्वेबल की वैल्यू चाहिए तो आपको अपने क्या चाहिएगा, आपको अपने ऑब्जर्वेबल की वैल्यू चाहिएगी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ऑब्जर्वेबल फॉर phi 2 के लिए भी, और आपको चाहिएगी इनकी प्रोबेबिलिटी। और यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, अपने साई के ऑब्जर्वेबल को भी निकाल सकते हो। तो अलग अलग स्टेट के लिए आपको एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है साई, ये बात कर रहा हूं फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, फंक्शन यहां पर क्या लिखूंगा मैं, इसको C1 लिख दूंगा और मैं लिख दूंगा phi 1 यानी कि 1s का ऑर्बिटल, यहां पे लिख दूंगा 2s का ऑर्बिटल प्लस में C2 इनटू में phi ऑफ 2p का ऑर्बिटल। और अगर मैं पूछ रहा हूं कि आपके इस सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल की एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप लोग कैसे निकालते हो, इस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होने वाली है साई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ phi 1, यहां पास क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में क्या कर दूंगा phi 2s के कोरस्पॉन्डिंग अपनी ऑब्जर्वेबल। और एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको पता है, तो फॉर्मूले की वैल्यू को आपको यहां पर पुट कर देना है। फॉर्मूले की वैल्यू को पुट कर दोगे, यहां पर क्या कर दोगे, इसकी 2p की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट कर दोगे, तो आपके पास जो ये वैल्यू निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग टू इस साई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कोरस्पॉन्डिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे आपको निकालना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके और भी यहां पर क्लियर हो जाएगा। अबव फॉर्मूला इज जस्ट लाइक एन एवरेज, एवरेज की तरह आप लोग इसको यूज कर रहे हो। कैसे यूज कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास कोई स्टेट होती है E1, इसके अंदर कितने पार्टिकल, आपके पास N1 पार्टिकल है, या आपके पास स्टेट है E2, इसके पास कितने पार्टिकल, आपके पास N2 पार्टिकल है। तो अगर मैं पूछता हूं कि ऑन एन एवरेज आपके पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होती है, तो कैसे निकालते हो आप लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन स्टेट इनटू में उसकी एनर्जी प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल सेकंड स्टेट इनटू में उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय N1 प्लस में N2। जब आप लोग अपने आइसोटॉपिक मास को निकालते हो कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट का मास लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन के अंदर क्यों आया, तो आप लोग क्या कहते हो कि वो आपके पास एक एवरेज मास है। सारे आइसोटॉप्स के मास को आप लोग लेकर चलते हो, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप इनटू में उसकी अबेंडेंस प्लस में मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप इनटू में उसकी अबेंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। तो सेम वही फॉर्मूला उस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है, कुछ पार्टिकल्स उसकी एनर्जी क्या है प्लस दूसरे पार्टिकल उसकी एनर्जी क्या है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। अब मैंने इसको अलग अलग तरीके से यहां पर एक्सपेंड कर दिया। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, N1 अपॉन में N1 प्लस N2 इनटू में E1 प्लस N2 अपॉन में N1 प्लस N2 इनटू में E1। और यहां पर जो आपके पास N2 है, पास क्या है, इंडिविजुअल इवेंट है, यानी कि इस E2 एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी कि टोटल इवेंट। और इंडिविजुअल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ही होता है। तो बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला आप समझ सकते हो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी अगर आपको निकालनी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से, तो कैसे निकालोगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी सेम यहां पर भी आपके पास क्या था, प्रोबेबिलिटी था, इनटू में आपके पास क्या था, उसकी एनर्जी यानी कि फर्स्ट स्टेट कोरस्पॉन्डिंग आपकी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी, यहां पर आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है, इनटू में सेकंड स्टेट कोरस्पॉन्डिंग आपके ऑब्जर्वेबल की वैल्यू। जब कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाली है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज एन एग्जांपल, ये किसी भी पेपर का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, बट द सुपरपोजिशन फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, आपको यहां पर फंक्शन दे देगा साई इज इक्वल टू 1/√4 इनटू में साई ऑफ 1s प्लस √3/√4 इनटू में साई ऑफ 2s। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई साई, आपके ई साई की वैल्यू क्या है, यानी कि आपके पूछा गया है कि इस साई के हिसाब से आपके पास इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। चेक करने के लिए कोएफिशिएंट्स को उठा लो, 1/√4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 1/4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, ये आपके पास 1 के बराबर है, यानी कि फंक्शन आपके पास कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमने चेक कर ली। उसके बाद आपको निकालना है ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग टू साई। तो कैसे निकालते हो, प्रोबेबिलिटी फॉर 1s इनटू में एनर्जी ऑफ 1s प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2s इनटू में एनर्जी ऑफ 2s। सारे के सारे फॉर्मूलेस आपको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s आपके पास क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है माइनस का 13.6 इनटू में z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। आपको ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। 1s के लिए करोगे तो आप लोग यहां पर क्या लगाओगे, n की वैल्यू को 1 लगाओगे, 2s के लिए तो क्या लगाओगे, n की जगह पर लोग 2 लगाओगे। तो फॉर्मूले को यूज कर आप लोगों ने यहां पर E1s को भी निकाल लिया और E2s को भी निकाल लिया। C1 का स्क्वायर 1/4 है, C2 का स्क्वायर पास क्या है 3/4 है। इसको पूरा सोल्व कर लो, आपकी एनर्जी निकल जाएगी कोरस्पॉन्डिंग टू साई। और इस टाइप के आपके पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है टीफर एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज प्रिपेयर्ड टू बी अ सुपरपोजिशन एनर्जी ऑफ द आइगन स्टेट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड फॉर विच द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज रिटन एज। देखिए टीफर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी होते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसको पढ़ोगे तो विद इन 30 सेकंड्स आप लोग इनको भी सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आपसे यहां पर कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, साई इज इक्वल टू 1/√2 इनटू में 1s, ये लिखी हुई है उसने ब्रैकेट नोटेशन के अंदर
अंदर आपके फंक्शन को। तो इसको आप लोग सिंपली psi1s से अभी रिलेट कर सकते हो। उसके बाद ये ब्रैकेट नोटेशन क्या होती है, इस चीज को हम लोग आगे जाकर इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। बस इस ब्रैकेट को आपको क्या करना है, यहाँ पर psi1s के लिए इसको यहाँ पर इसको ट्रीट करना है। आगे लिखा भी हुआ है हेयर आपके पास जो 1s लिखा हुआ है, 2s लिखा हुआ है, 3s लिखा हुआ है, आर द एग्जैक्ट एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड C3s इज ए कांस्टेंट, क्योंकि इस फंक्शन यहाँ पे क्या है 1/√4 है, इनटू में 2s, यहाँ पर क्या है C3s इनटू में 3s का फंक्शन आपको यहाँ पर गिवन है। व्हाट वुड बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव फंक्शन, आपको इस पर्टिकुलर वेव फंक्शन क्या निकालनी है, एनर्जी को निकालना है। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर क्या दी हुई है, 3 स्टेट दी हुई है। तो यहाँ पर हमने देखी थी 2 स्टेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्टेट को और ऐड करना है और एक स्टेट को ऐड करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको फंक्शन पूरा गिवन नहीं है, आपको यहाँ पर एक कोफिशिएंट नहीं गिवन है, जो कि कौन सा है आपके पास यहाँ पर C3s है। तो पहले तो आपको इस फंक्शन को इस कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर आगे जाकर C3² की वैल्यू को पुट कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ये C3s चाहिए। तो वो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर गिवन है कि आपका फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए आपके पास, 1 के बराबर होना ही चाहिए। तो अगर ये 1 के बराबर मैं इसको पुट कर दूंगा, वैल्यू इसको यहाँ पर पुट कर पास क्या निकल जाएगा, C3s निकल जाएगा 1/2 के बराबर। तो C3s निकल गया, आपको निकालनी है एनर्जी। कैसे निकालोगे, P1s इंटू में एनर्जी ऑफ 1s प्लस का P2s इंटू में एनर्जी ऑफ 2s प्लस का P3s इंटू में एनर्जी ऑफ 3s। यहाँ पे पास क्या होता है C1s का स्क्वायर, यहाँ पे पास क्या होगा C2s का स्क्वायर, पास क्या होगा C3s का स्क्वायर। तो स्क्वायर की वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है, एनर्जी की वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ एटॉमिक यूनिट के अंदर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर किसके अंदर गिवन है, देख सकते हो आप लोग एटॉमिक यूनिट के अंदर ही गिवन है। तो जिसके अंदर आपको ऑप्शंस गिवन होंगे उसी के एनर्जी एक्सप्रेशन को आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सारे एक्सप्रेशंस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर करा रखे हैं। आई होप कि आपको एक्सप्रेशंस याद हो। एक्सप्रेशंस के हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी वैल्यू को पुट करना है। आपकी सिर्फ n की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहेगी, 1s के लिए 1 होने वाली है, 2s के लिए 2 होने वाली है, 3s के पास क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको n की वैल्यू को चेंज करना है, बाकी सबको सेम रहेगा। कॉन्स्टेंट आपने निकाल लिए हैं, उनकी वैल्यू को पुट करो, स्क्वायर करो, जो भी आपका आंसर निकलता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है CSIR 2015 का। क्वेश्चन क्या है, a normalized state phi is constructed as a linear combination of the ground state psi0 and the first excited state psi1 of some harmonic oscillator with energies 1/2 and 3/2 units respectively. If the average energy of state phi is 7/6, the probability of finding psi0 in phi will be। तो ये भी आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन आपका है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद आपको ये और भी ज्यादा इजी लगेगा। लेकिन जो आपके पास यहाँ पर इनकी एवरेज वैल्यूज है एनर्जी की 1/2 और 3/2, ये आप लोग कैसे निकालते हो ये देखने वाले हो हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर उसने आपको डायरेक्ट एवरेज वैल्यूज दे रखी थी 1/2 और 3/2। उसने कहा है कि आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है फाई, जिसके पास क्या है, 2 स्टेट है, psi0 स्टेट है और आपके पास क्या है, psi1 स्टेट है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी आपके पास क्या गिवन है, 1/2 गिवन है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी कितनी गिवन आपको, ये 3/2 गिवन है। और आपको ये भी गिवन है कि आपकी जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू है इस फाई के कोरस्पॉन्डिंग ये आपको 7/6 गिवन है। तो आपको एवरेज वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग पता है, अपने सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग पता है, और आपको अलग अलग स्टेट की कोरस्पॉन्डिंग भी पता है। आपसे पूछा गया है कि जब इसके आगे आप लोग यहाँ पर कांस्टेंट लगाओगे C0, से आगे लगाओगे आप लोग C1, तो इस आपके पास इन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी। प्रोबेबिलिटी पूछी है ऑफ फाइंडिंग psi0 इन फाई, यानी कि आपसे क्या पूछा है यहाँ पर C10 का स्क्वायर पूछा है। तो स्क्वायर तो तब निकालोगे जब आप लोग क्या कर लोगे, C0 को निकालोगे। तो इस चीज को निकालने के लिए आपको अपने ऑब्जर्वेबल वाले फॉर्मूले को ही बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पर यूज करना है। आपको पता है कि एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू फाई पास क्या हो जाएगा, P0 इंटू में E0 प्लस P1 इंटू में E1। P0 पास यहाँ पर क्या होने वाला है, C0 का स्क्वायर, यहाँ पास क्या होने वाला है, C1 का स्क्वायर। आपको पता है कि C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर पास क्या होता है, टोटल इंटू मिला के 1 के बराबर होता है। यानी कि आपके पास जो P0 प्लस का P1 जो आपके पास होने वाला है क्या है, आपके पास 1 के बराबर है। तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर से आ गई है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्मूले से बन जाएगी। E साई को पुट कर दो 7/6, P0 आपको ऐसे एज इट इज पुट कर दो, E0 आपको क्या गिवन है 1/2 गिवन है, P1 एज इट इज छोड़ दिए, E1 आपको क्या गिवन है 3/2 गिवन है। तो इनको सोल्व करो क्या बन जाएगा, P0 प्लस का P1 इज इक्वल टू 7/3। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को आप लोग सोल्व कर सकते हो। सोल्व कैसे करना है वो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। एज द गिवन साई इज नॉर्मलाइज्ड, तो आपके पास C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, यानी कि P0 प्लस का P1 आपके पास क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन ये आ गई। तो इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी 3 से कर दिया, यहाँ भी 3 से कर दिया, यहाँ भी 3 से कर दिया, और उसके बाद आपकी जो इक्वेशन 1 बनी उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपका P0 निकल जाएगा 1/3 के बराबर, जो आपसे पूछा गया था। तो आपका 1/3 जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 मार्क्स आपके बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग P1 को भी निकाल सकते हो। P1 को कैसे निकालोगे, आप लोग कोई भी इक्वेशन का यूज कर लो, कितना निकल जाएगा आपके पास, 2/3 निकल जाएगा। वैसे भी इन दोनों का सम आपके पास क्या होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको हर एक चीज को बस समझना है, उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर आपको अप्लाई करना है। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस आपके पास हमेशा ही इजी आएंगे इस टॉपिक से।
से, क्योंकि टॉपिक ही बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक ही है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साई इज इक्वल टू सी φ1 प्लस माइनस का 1/√3 इंटू में φ2 रिप्रेजेंट्स एन नॉर्मलाइज्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल φ1 एंड φ2 दैट फॉर्म्स ए ऑर्थोनॉर्मल सेट। द वैल्यू ऑफ सी इज, आपसे यहाँ पर इस सी की वैल्यू पूछी गई है और आपसे बोला है कि ये स्टेट और ये स्टेट दोनों आपके पास कैसा सेट बना रही है, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही है। तो अगर ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि आपके पास क्वेश्चन कैसा है, सुपर इंपोजिशन का है। आपके पास यहाँ पर देख सकते हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, बस नेगेटिव है, बाकी कॉम्बिनेशन आपके पास कैसा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये फंक्शन आपको नॉर्मलाइज गिवन है, ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है तो नॉर्मलाइज गिवन है। अगर नॉर्मलाइज गिवन है तो यानी कि क्या करोगे आप लोग, इसका स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि माइनस के 1/√3 का स्क्वायर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सी की वैल्यू को ही निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसकी राइट वैल्यू निकल जाएगी √2/3। इसको सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर का यूज करते हुए। क्वेश्चन आपके पास गेट का है तो जो वैल्यू आएगी उसको आपको यहाँ पर पुट करना था। एनएटी टाइप का आपके पास ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 CSIR नेट 2018। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज इन स्टेट φ इज इक्वल टू ψ1 प्लस 3 ψ2 वेयर ψ1 एंड ψ2 आर द आइगन फंक्शंस ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ द पार्टिकल्स विद द आइगन वैल्यूज E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट फाई इज, आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, एक सुपर पोजिशन फंक्शन गिवन है। आपको इस फाई की कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है, अपनी एवरेज वैल्यू को निकालनी। तो निकाल सकते हो अगर आपको प्रोबेबिलिटीज पता हो और आपको हर एक इंडिविजुअल स्टेप के लिए आपको क्या पता हो, उसकी एवरेज वैल्यू पता हो। तो आपको यहाँ पर E1 गिवन है, यहाँ पर आपको E2 गिवन है और ऑप्शन आपके पास किसी फॉर्म के अंदर है, E1 और E2 के अंदर गिवन है। यानी कि आपको हर एक इंडिविजुअल स्टेप के लिए अपने ऑब्जर्वेबल की वैल्यू पता है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, जो भी उसका कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर करते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या फिर नॉर्मलाइज्ड नहीं है। यहाँ पर फाई क्या है, ψ1 प्लस का 3 ψ2। पहले चेक करो कि क्या आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या है, 1 के बराबर आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे पास क्या आ गया, 10 के बराबर आ गया, यानी कि 1 के बराबर नहीं है। और अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। नॉर्मलाइज करने के लिए जिसके भी बराबर आया है उसका उल्टा करो, यानी कि मैंने क्या कर दिया, 10 का कर दिया 1/10। उसके बाद क्या कर दो, इसके ऊपर रूट लगा दो और अपने फंक्शन के साथ इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा फंक्शन आपका, 1/√10 इंटू में ψ1 प्लस का 3/√10 इंटू में ψ2। और अब आप लोग इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, पास क्या निकल कर आने वाला है, वो 1 के बराबर निकल कर आने वाला है। आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद निकालना है आपको अपने ऑब्जर्वेबल की वैल्यू, यानी कि आपको निकालनी है एनर्जी की वैल्यू। इस फाई के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे निकालते हो, आप लोग क्या करोगे, P1 को पुट करोगे इनटू में एवरेज वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू E1 स्टेट, P2 को पुट करोगे एवरेज वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू E2 स्टेट। P1 आपके पास यहाँ पर क्या है, 1/10 का कर दो, 1/10 कर दो स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा, 1/10 बन जाएगा। E1 प्लस का यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर यानी कि 3/√10 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9/10, यानी कि 9/10 E2। इसको आप लोग कह सकते हो E1 प्लस 9 E2 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हो। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन मैच कर लो अपना, जो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है, यानी कि ऑप्शन ये आपका ठीक हो जाएगा। 4 मार्क्स आपके। तो क्वेश्चंस आपके पास एक भी मुश्किल नहीं आया इस टॉपिक से, अगर आपने इस पूरे टॉपिक को आराम में समझा होगा। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पास यहाँ से क्या क्या आ सकते हैं, क्योंकि 2013 के बाद ही आपके पास केमिस्ट्री में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने लगे हैं। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर ही पूछ रहा था और ये सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर के अंदर भी आ चुके हैं। तो क्वेश्चन को उठा रहा है वो फिजिक्स के पेपर के अंदर, तो फिजिक्स के पेपर के हम लोग कुछ कोर क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि आपके बन जाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो उनकी भी आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इस कोर्स को आगे लेकर चलेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करना है। अगर फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ Academy को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।